हेलो स्टूडेंट, अमोघ नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं और हमने फिजिक्स की जो स्टार्टिंग वीडियो है अल्टरनेटिव करंट से शुरू किया है और इसकी एक वीडियो जो है आपकी अपलोड हो चुकी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें होंगी जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो यहाँ पे समझ में थोड़ा सा कम आएगा। तो स्टार्टिंग की चीज़ें हैं, क्योंकि इस टॉपिक से 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपका एवरेज करंट हो गया, मैक्सिमम करंट हो गया, इंस्टैन्टेनियस करंट हो गया, आरएमएस करंट हो गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको उस वीडियो में मिलेंगी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आरएलसी सर्किट के बारे में। इसलिए सीधे हम अपने काम पे आते हैं, नो बकवास, आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आरएलसी सर्किट पढ़ने वाले हैं। आरएलसी सर्किट। अच्छा, ये आरएलसी सर्किट क्या होता है? इसमें रेसिस्टेंस भी हो, इंडक्टर भी हो और कैपेसिटेंस भी हो। इसमें रेसिस्टेंस भी हो, कैपेसिटर भी हो और इंडक्टर भी हो। अब इसी में पढ़ते हैं हम सीरीज सर्किट, क्योंकि क्वेश्चन जो है सीरीज सर्किट से आता है। आरएलसी सीरीज सर्किट, आरएलसी सीरीज सर्किट का मतलब हिंदी बोलेंगे श्रृंखला। ठीक है, तो सीरीज सर्किट क्या होती है बच्चा, थोड़ा ध्यान से देखना। मैं एक सर्किट बनाता हूँ, जिसमें एक आर भी ले लिया मैंने, ठीक है, और एक मैंने इंडक्टर ले लिया और एक कैपेसिटर ले लिया। एक मैंने आर ले लिया, इंडक्टर ले लिया और कैपेसिटर ले लिया, तो हमारे तीनों कंपोनेंट आ गए। इसको हम बोलेंगे आर, इसको एल और इसको हम सी बोलते हैं। ठीक है, अब ये आर, एल और सी ये क्या होता है? तो जैसे आपने बोला आर की जो वैल्यू, आर जो होता है वो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस। आर जो होता है रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस का सिंबल होता है ऐसा। ठीक है, और यूनिट जो होती है रेसिस्टेंस होती है ओम। ओम क्या बोलते हैं इसको? ओम। ठीक है, और एल होता है इंडक्टर, इंडक्टर, और सी जो होता है वो होता है कैपेसिटर, कैपेसिटर। तो हम संधारित्र बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं हम? संधारित्र बोलते हैं। और हमारा जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर को हम क्या बोलते हैं? ये हो गया हमारा कैपेसिटर, और इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है फैराड, यूनिट होती है फैराड। इसको हम एफ से डिनोट करते हैं, तो हम एफ से सिंबल डिनोट करते हैं एफ। ये माइक्रो फैराड में लिखा रहेगा, फैराड लिखा रहेगा। ठीक है, और एक एल क्या होता है? हमारा इंडक्टर होता है। इंडक्टर की जो यूनिट होती है वो होती है हेनरी। क्या होती है? हेनरी। इंडक्टर की जो यूनिट होती है हेनरी, और इसको हम एच से डिनोट, इसको कुंडली भी बोला जाता है। इंडक्टर को क्या बोलते हैं हिंदी में? कुंडली भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे कि अगर सर्किट में आर एल सी तीनों हो तो हम क्या करेंगे। ठीक है, वैसे तो सभी लोग स्टार्टिंग में करते, अगर आर हो तो क्या होगा, एल हो तो क्या होगा, और सी हो तो क्या होगा। लेकिन हम डायरेक्ट पढ़ेंगे आर एल सी अगर तीनों हो तो क्या होगा, क्योंकि अगर ये चीज आप समझ गए तो सर्किट में आर हो वो भी समझ में आएगा, सर्किट में एल हो वो भी समझ में आएगा, अगर सर्किट में सी होगा वो भी समझ में आएगा, सर्किट में आर और एल दो होगा वो भी समझ में आएगा, सर्किट में आर और सी होगा वो भी समझ में आएगा, और सर्किट में एल और सी होगा वो भी समझ में आएगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो यह समझ गए कि अल्टरनेटिंग करंट को आपने खत्म कर दिया, फिनिश। अगर ये आप ये वाला कॉन्सेप्ट समझ गए, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैक्सिमम इसी से बनते हैं, थ्योरी हो, न्यूमेरिकल हो, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक से आता है, इसमें फिजिक्स के अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, अब इसको जो है एक हम अल्टरनेटिंग सोर्स से जोड़ते हैं, जिसको हम ऐसा सिंबल होता है। तो मैंने बताया था ये या तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होगा, या बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी होगा। आपको समझ में आ गया होगा? ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक, अब जैसे यहाँ का वोल्टेज अगर मैं बात करूं, आपको पता है इस करंट जो होता है फ्रिज में,
सीरीज में जो करंट, ये कैसा हमने जोड़ रखा है सीरीज में, श्रृंखला में, तो सीरीज में जो करंट की वैल्यू होगी वो होगी समान, लेकिन वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो होती है अलग अलग। तो अगर मैं इस रेसिस्टेंस के वोल्टेज की बात करूं तो मैं इसको लिखता हूं V, तो मैं V1 ना लिख के मैं लिख देता हूं VR, तो ये VR से मुझे ये पता चलेगा कि ये रेसिस्टेंस का वोल्टेज है। मैं यहाँ पे उस तरह से लिखता हूँ VL, तो L से मुझे ये पता चलेगा कि ये किसका वोल्टेज है, इंडक्टर का। उसी तरीके से C लिखूंगा तो इससे आपको ये पता चलेगा कि ये किसका वोल्टेज है बच्चा, C का वोल्टेज है। ठीक है, सबका वोल्टेज अलग अलग है। ठीक, अब इसी का जैसे अब हमने तीनों चीज लगा रखा है, तीनों चीज लगा रखा है, तो ये VR, VL और VC हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे आता है, इस टाइप से R होगा और इसकी यूनिट ओम होती है। उसी तरीके से यहाँ पे L ना लेके हम लिखते हैं एक्सेल, एक्सेल, और इसकी यूनिट भी ओम होती है। याद रखना, यूनिट पूछ सकता है कि एक्सेल की यूनिट क्या होती है। उसी तरीके से यहाँ पे बोलेंगे XC, और XC की यूनिट भी ओम होती है। ठीक है, तो R पता चल गया। एक्सेल क्या होता है, एक्सेल आपको होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और आपका XC जो होता है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, मतलब प्रतिघात बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्रतिघात बोलते हैं। ठीक है, तो सबकी यूनिट जो R की यूनिट होगी वो L की भी यूनिट, XL की भी यूनिट होगी और XC की भी यूनिट होगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगर बात करूं कि इसमें सर टोटल वोल्टेज क्या होगा, इसका टोटल वोल्टेज क्या होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज तीनों दिया रहेगा और हमें टोटल वोल्टेज निकालने के लिए गिवन रहेगा। तो बच्चे क्या करते हैं कि सभी को, क्योंकि हम जानते हैं कि सीरीज में V1 और V2 और V3, सीरीज में जो टोटल वोल्टेज की वैल्यू होती है वो V1, V2 और V3 होती है। लेकिन अगर यहाँ पे इस चीज को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये VR, VL और VC जो है ये वेक्टर लॉ को फॉलो करता है वेक्टर लॉ। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐसे हम सम नहीं कर सकते, ऐसे सम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से टोटल वोल्टेज होगा, यहाँ से टोटल वोल्टेज होगा वो V स्क्वायर बराबर होता है VR का स्क्वायर, क्या होता है, VR का स्क्वायर, और यहाँ पर होगा L माइनस C, कि ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो यहाँ से हो जाएगा VL पॉजिटिव और VC, तो ये होगा इसका स्क्वायर। इतना समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ से लिखूंगा VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस का। तो ये जो टोटल वोल्टेज निकालेंगे हम ऐसे निकालेंगे। इस फॉर्मूले पे हम और भी क्वेश्चन, जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लाएंगे, सीरीज लाएंगे, उसमें हम देखेंगे। बाकी एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे यहाँ का वोल्टेज को मैंने ले लिया है और यहाँ का वोल्टेज ले लिया मैंने 10 और यहाँ का वोल्टेज ले लिया मैंने 8। 10 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है और ये 8 वोल्ट। ठीक है, और मैं यहाँ से बोलेगा टोटल वोल्टेज कितना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 10, 6, 16 और 8, 24 वोल्ट आ गया, तो ये हमारा हो जाएगा गलत, है ना। तो हम जानते हैं कि इस फॉर्मूले में पुट करें तो V कितना दिया बच्चा, 6, तो 6 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 का स्क्वायर, और 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर। तो ये जो आएगा 6 6 36 और 2 दूनी 4, क्या आ जाएगा √40 वोल्ट आएगा। ठीक, अच्छा ये V जो होता है वो कौन सा V होगा, तो ये वाला जो V होता है बच्चा ये RMS होता है। कौन सा V होता है, ये जो 40 वोल्ट आएगा वो RMS वोल्ट आएगा, ना कि ये अधिकतम धारा नहीं होगी। ये क्या होगी, RMS की जो वैल्यू आएगी √40। तो इस टाइप से हम टोटल वोल्टेज डालें। कितना आपको क्लियर हुआ, V स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर
और इसका वोल्टेज माइनस इसका वोल्टेज का होल स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ से आपको टोटल वोल्टेज निकलेगा। सबसे पहला फॉर्मूला और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला का ये वाला है। एक फॉर्मूला यहाँ से सबसे पहले फॉर्मूला ये निकल गया, V बराबर VL स्क्वायर प्लस VL माइनस। कितना क्लियर हुआ? गुड। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब हमने V बराबर हमने ये पढ़ लिया VR का स्क्वायर VL माइनस VC का स्क्वायर, तो आगे हम क्या पढ़ेंगे? V बराबर, अच्छा अगर यहां से करंट, अभी तो वोल्टेज में चला, अब हम करंट पर चेक करेंगे। तो V की वैल्यू क्या होती है? ओम्स लॉ। ओम का नियम ने क्या बताया? ओम के नियम ने क्या बताया कि जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? करंट के होता है। तो वोल्टेज का मान होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल धारा का मान होता है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V की वैल्यू IR हम जानते हैं। तो ये रेसिस्टेंस का जो वोल्टेज होगा बच्चा IR होगा, और जो इंडक्टर का वोल्टेज होगा, तो आपको पता है वोल्टेज बराबर क्या होता है? करंट इंटू रेसिस्टेंस। लेकिन यहाँ का जो रेसिस्टेंस होता है, जैसे मैंने बताया था, क्या लेते हैं? एक्सेल लेते हैं। आर की जगह क्या ले लिया हमने? एक्सेल। उसी तरीके से वीसी की जो वैल्यू होगी वो एक्सेल की जगह क्या लेंगे? एक्स। वही वैल्यू हम यहाँ पुट कर, तो यहाँ पे हो गया आई आर, और यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए मैं VL की जगह आई एक्सेल लिखना है, तो आई एक्सेल और माइनस का आई एक्सी का मैंने होल स्क्वायर कर दिया। ठीक, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहां से ओपन करेंगे तो आई स्क्वायर और एक्सेल माइनस एक्स का, ये आई कॉमन लिया तो आई का स्क्वायर बाहर निकल, फिर इस पूरे में से आई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर कॉमन। तो आई स्क्वायर जब कॉमन लिया हमने, ये हमारा आर स्क्वायर बचा, और ये एक्सेल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आपको पता है कि अगर कोई स्क्वायर वाली वैल्यू होती है तो वो रूट से सिंगल वैल्यू निकलती है बाहर, तो यहाँ से ये आई बाहर निकल जाएगा और ये वाली वैल्यू जो है ये अंदर रह जाएगी। कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि सर ये भी तो स्क्वायर वैल्यू है, इसको भी अंदर निकाल दो। तो बेटा ये जो है प्लस में, अगर ये प्लस में ना होके इनटू होता तो ये भी निकल जाता, लेकिन ये प्लस में है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, तो ये पूरी वैल्यू का होल स्क्वायर अगर होता, जैसे अगर मैं यहाँ पे पूरा होल स्क्वायर लिखता तो अब ये बाहर निकलता, अब ये प्लस में तो इसको हम बाहर नहीं निकाल। अब ये आई आया इधर, ये हो जाएगा वी अपॉन में आई, वी अपॉन में आई, तो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का। ठीक, तो v अपॉन आई जो होता है, v अपॉन आई को हम बोलते हैं जेड। क्या बोला जाता है? का मतलब ये हुआ ये वी आर एम एस और ये आर एम एस, तो वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस की वैल्यू होती है जेड। तो इसको हम वी आर एम एस अपॉन आई को हम जेड लिख सकते हैं। तो जेड की वैल्यू जो वो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस सी का होल स्क्वायर, ये हमारी जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं इम्पीडेंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्पीडेंस तो बोलते हैं प्रतिबाधा, प्रतिबाधा। ठीक, और इसकी भी यूनिट क्या होती है? ओम। इसकी भी यूनिट क्या होती है? ओम, क्योंकि ये भी रेसिस्टेंस की जगह आया। अगर V अपॉन आई, क्योंकि आपको पता है अगर मैं यहाँ से R की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आप बोलोगे सर V अपॉन आई होता है, और ये V अपॉन आई की जगह ही मैंने Z लिया है, क्योंकि R की यूनिट क्या होती है? ओम, Z की यूनिट भी क्या होगी? ओम। तो सर आपने Z क्यों लिया? R की जगह आपने Z क्यों लिया? तो Z इसलिए लिया है बच्चा क्योंकि इस सर्किट में अगर प्योर रेसिस्टेंस होता, सिर्फ प्रतिरोध होता, तो सिर्फ मैं R लेता। अगर इस सर्किट में सिर्फ एक्सएल होता या एल होता तो यहाँ पे R की जगह में एक्सएल लेता, जैसे अभी देखेंगे, अभी देखते हैं। कहने का मतलब है कि प्योर रेसिस्टेंस हो, सिर्फ सर्किट में रेसिस्टेंस हो, सिर्फ सर्किट में इसी की बात कर रहा था, सिर्फ सर्किट में रेसिस्टेंस हो, सिर्फ सर्किट में क्या हो? रेसिस्टेंस हो, और ना एल हो ना सी हो,
तो हम जब L और C है ही नहीं, पहली कंडीशन, जब L और C है ही नहीं तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जब इनकी वैल्यू 0 होगी तो XL और XC दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि सर्किट में सिर्फ R है, L और C नहीं है, तो XL और XC 0। और जब XL और XC 0 हो गया तो Z बराबर क्या बचा, ओनली R² बचा। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, Z की वैल्यू R आ जाएगी। इसलिए यहाँ पे हम V बराबर Z की जगह हम R लिख सकते हैं। कब, जब प्योर सर्किट हो तो R लिखेंगे, जब सिर्फ सर्किट में रेसिस्टेंस हो तो Z की जगह हम क्या लिखते हैं, R लिखते हैं। लेकिन सर्किट में R के साथ L आ जाए, R के साथ C आ जाए और R के साथ L के साथ C आ जाए, तो हम वहां पे दोनों का मिक्सिंग लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं हम Z। क्या बोलते हैं उसको, Z बोलते हैं। कितना समझ में आ गया हो। उसी तरीके दूसरे केस में क्या हो सकता है, दूसरे केस में R 0 हो सकता है और L 0 हो सकता है। जब R 0 हो गया बच्चा तो XL भी क्या हो जाएगा, 0। इसको बोलते हैं प्योरली। अब क्या बचा यहाँ पे, C बचा, तो C बचा तो XC भी बचा, तो सिर्फ सर्किट में क्या बचेगा, C और XC। तो जब सर्किट में C और XC बचेगा, इस केस में Z की वैल्यू लेंगे, ठीक है, Z की वैल्यू। थर्ड केस जो होगा, R 0 होगा और C 0 होगा, तो Z की वैल्यू जो होगा वो XC के बराबर हो जाएगा। का मतलब आपको ये समझ में आया होगा कि जो वैल्यू अगर R है तो V अपॉन I की वैल्यू, R है तो V अपॉन I की वैल्यू जो है क्या लेंगे, R है तो V अपॉन I की वैल्यू जो है, R है तो V अपॉन I की वैल्यू जो है क्या लेंगे, R लेंगे। और सर्किट में सिर्फ C है, सर्किट में सिर्फ C है, तो V अपॉन I की वैल्यू जो है वो XC लेंगे, या Z की वैल्यू भी XC लेंगे। अगर सर्किट में सिर्फ L है तो Z की वैल्यू XL लेंगे, या V अपॉन I की वैल्यू XL लेंगे। इतना समझ में आ गया हो। तो दो फॉर्मूला समझ में आया, एक आपका इम्पीडेंस, ये समझ में आया आपका इम्पीडेंस का फॉर्मूला, प्रतीक आधा आधा जो होता है, ये आपको समझ में आया, Z बराबर √। ठीक, इसको और आगे एक्सप्लेन करते हैं। और जो बच्चे पेन और कॉपी लेके बैठे हों वो नोट करें, तो जो नहीं समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। दूसरी चीज अभी हमने पढ़ा कि अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था कि ये तीन डायरेक्ट है, जो हम RLC तीनों पढ़ रहे हैं उससे हमारे फायदे क्या है, क्योंकि हमें पता चल गया Z बराबर सर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है। अब सर्किट में अभी बताया था ओनली R हो तो क्या होगा, ओनली R हो तो क्या होगा, अगर L हो ओनली तो क्या होगा, अगर C ओनली हो तो क्या होगा,